स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल STC में। प्यारे बच्चों, कक्षा 10 का जो हमने टॉपिक स्टार्ट किया था रासायनिक अपक्रिया एवं समीकरण, इस लेसन को हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया था। तो इस लेसन का पहला वीडियो आप लोग देख चुके होंगे, अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। तो जो नेक्स्ट वीडियो आज का है, इसमें हम लोग चर्चा करेंगे कि रासायनिक अपक्रियाओं को किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा। उससे पहले एक छोटा सा टॉपिक आप लोगों के यहाँ पर देखिए, स्लाइड पर दिख रहा होगा, परिवर्तन, चेंज, ये पढ़ना है हम लोगों को। इसके बाद हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे। सबसे पहले हम सीखेंगे कि चेंज क्या होता है, ठीक है ना। चेंज का मतलब होता है बच्चों परिवर्तन। इस पृथ्वी पर, इस वायुमंडल पर तुम्हारे चारों तरफ वस्तुएं दिखाई देती हैं। ये वस्तुएं किसी न किसी रूप में परिवर्तित होती हैं, ठीक है ना। लेकिन ये परिवर्तन है क्या चीज़? किसी भी वस्तु का अवस्था, मतलब एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाना। जैसे आप यहाँ पर खड़े हैं और यहाँ से थोड़ा दूर चले जाएं तो आपकी अवस्था में परिवर्तन हो गया, ठीक है ना, चेंज हुआ। उसी तरीके से मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि परिवर्तन है क्या चीज़। तो किसी भी चीज़ का बदलना, एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाना क्या कहलाता है? परिवर्तन कहलाता है। तो सभी जितनी वस्तुएं इस प्रकृति में उपस्थित हैं, सब में परिवर्तन होता है, चाहे वो भौतिक परिवर्तन हो, चाहे वो रासायनिक परिवर्तन हो, या तो फिजिकली होगा या तो वो केमिकली होगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो ये सीखेंगे कि परिवर्तन कितने तरीके का होता है। तो परिवर्तन प्यारे बच्चों दो तरीके का होता है। पहला आपका होगा फिजिकल चेंज। यदि हम परिवर्तन को डिवाइड करें तो परिवर्तन को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला पार्ट आपका होगा फिजिकल चेंज, और दूसरा आपका होगा केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज कहने का मतलब भैया भौतिक परिवर्तन, और केमिकल चेंज हो गया तो फिर इसे क्या कहेंगे? रासायनिक परिवर्तन। तो ये दो तरीके के परिवर्तन आपको अपने चारों तरफ दिखाई देते हैं। यदि आपसे बात करें हम कि बताइए कि भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं, तो प्यारे बच्चों भौतिक परिवर्तन एक ऐसा परिवर्तन होता है जिसमें किसी भी वस्तु में नया पदार्थ नहीं बनता है। मतलब कि उसका आकार बदल सकता है, घनत्व बदल सकता है, तापमान बदल सकता है, लेकिन उसका जो आणविक संरचना है, जो आणविक संगठन है, उसमें कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है ना। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं कि वाटर का जो फार्मूला होता है क्या होता है बच्चों? H2O होता है। तो ये जो जल है ये बर्फ में बदल सकता है, या इसी जल को हम गर्म करेंगे तो ये वाष्प के रूप में बदल सकता है। लेकिन इसके बीच का जो अणुओं का संगठन है, जो परमाणुओं का संगठन है, इसमें कौन कौन से परमाणु उपस्थित हैं? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ये दोनों कभी नहीं बदलेंगे, ठीक है ना, इनका वैल्यू कभी नहीं बदलेगा। अगर जल को बनाना है तो यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो कितना होना चाहिए? 2:1। क्लियर है? यदि 2:1 के रेशियो से कुछ भी मैच नहीं करता है, या 1:1 हो जाता है, या 3:2 हो जाता है, तो जल का बनना असंभव है। कहने का तात्पर्य है कि भौतिक परिवर्तन में अणुओं की संरचना तो बदल सकती है, ठीक है ना, उसके घनत्व में परिवर्तन तो हो सकता है, तापमान में परिवर्तन तो हो सकता है, लेकिन उसके अणुओं में, उसके परमाणुओं में परिवर्तन नहीं होगा। वो जितना है उतना वो फिक्स रहेगा। क्लियर है आप सभी लोगों को? तो हमने क्या सीखा कि भौतिक परिवर्तन में किसी नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है। मतलब लिख सकते हैं हम यहाँ पर, इस परिवर्तन में किसी नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है। इसमें उपस्थित परमाणु या फिर अणु, ठीक है ना, या फिर आयन के संगठन में, कंपोजिशन में कोई परिवर्तन
नहीं होता है। क्लियर है? तो आपको मैंने क्या बताया कि भौतिक परिवर्तन एक ऐसा परिवर्तन होता है जिसमें किसी नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है। इसमें उपस्थित परमाणु अणु आयन के संगठन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे आपको मैंने बताया कि आपके पास जल है, यदि आपके पास जल है बच्चों, तो इसका भौतिक परिवर्तन यदि आप देखेंगे तो जल को हम गर्म यदि कर दें तो ये किस अवस्था में बदल जाएगा? वाष्प अवस्था में हमें दिखाई देगा। लेकिन अभी भी इसके अंदर क्या क्या उपस्थित है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। यदि आप इसे ठंडा करते हैं तो ये किस अवस्था में हो जाएगा? बर्फ की अवस्था में हो जाएगा, ठोस अवस्था में हो जाएगा। लेकिन अभी भी इसके अंदर क्या मौजूद है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। क्लियर है? लेकिन एक और एग्जाम्पल के द्वारा समझिए। जैसे मैं आपसे कहूँ कि आप जाइए उस कमरे के दरवाजे को बंद कीजिए, तो कमरे के दरवाजे को बंद कर दिया आपने। फिर मैं आपसे बोलूं कि इस कमरे के दरवाजे को खोलिए, तो आप फिर से खोल दिए। तो बताइए क्या कमरे के दरवाजे में कोई परिवर्तन हुआ? जल्दी बताइए। हाँ, परिवर्तन हुआ। लेकिन वो कैसा परिवर्तन है? फिजिकल परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन है। क्यों? क्योंकि जो कमरे का दरवाजा है उसका आकार नहीं बदला, ठीक है ना, उसके अंदर के अणु नहीं बदले। क्लियर है? और किसी नए पदार्थ का निर्माण नहीं हुआ। मतलब दरवाजा एक बार खुल रहा है, एक बार बंद हो रहा है। तो इसमें आप लोग क्या देख रहे हैं कि जो दरवाजा है वो केवल अपनी स्थिति बदल रहा है। मैंने आपको शुरू में ही बताया कि किसी भी वस्तु का स्थिति बदलना या स्थिति परिवर्तन क्या है? चेंज है ना, एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाना। आपने दरवाजा खोला, बंद किया, केवल उसकी दशा बदल रही है, उसकी स्थिति बदल रही है, ना कि दरवाजा बदल रहा है। ठीक है ना? या दरवाजे से कोई नया चीज़ आ रहा है। इसी को लिंक करते हुए मैं आपसे पूछूं कि दरवाजे को जला दीजिए, दरवाजे को जला दीजिए, तो आप जब दरवाजा जलाएंगे तो आपको क्या मिलेगा? राख मिलेगी, आपको नया पदार्थ मिलेगा। तो यहाँ पर कौन सा परिवर्तन हुआ भैया? रासायनिक परिवर्तन हुआ। क्लियर है? तो ऐसा परिवर्तन जिसमें किसी नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है, ऐसे परिवर्तन को हम क्या कहते हैं? भौतिक परिवर्तन। चेंज अच्छी तरीके से समझिए, उसके बाद हम रिएक्शन को अच्छी तरीके से समझेंगे। तो भौतिक परिवर्तन आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलेंगे रासायनिक परिवर्तन पर। तो इसका जस्ट अपोजिट यदि हम करें तो हमको पता चलेगा कि रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। तो ऐसा परिवर्तन जिसमें किसी नए पदार्थ का निर्माण होता है तथा उसके बीच जो परमाणु होते हैं, जो अणु होते हैं, उनका संगठन क्या हो जाता है? बिगड़ जाता है। ठीक है ना? यहाँ पर निश्चित होता है उनके परमाणु या अणुओं के बीच कोई परिवर्तन नहीं होता, लेकिन रासायनिक अपक्रियाओं में उनके परमाणु और अणुओं के बीच परिवर्तन हो जाता है। तो चलिए देख लेते हैं इसको भी। तो हम लोगों ने क्या सीखा कि रासायनिक परिवर्तन ऐसा परिवर्तन जिसमें किसी नए पदार्थ का निर्माण होता है तथा उसके रासायनिक संगठन में, रासायनिक संगठन मतलब परमाणु और अणु, परिवर्तन हो जाता है। तो ऐसे परिवर्तन को हम क्या कहते हैं? रासायनिक परिवर्तन। एग्जाम्पल के थ्रू आप सीखें बच्चे। जैसे लोहे पर जंग का लगना, लोहे पर जंग का लगना, यदि आप किसी लोहे को नमी में फेंक देते हैं, वायुमंडल में फेंक देते हैं, तो नमी को ग्रहण करता है और उसमें रस्ट बनना चालू हो जाता है और धीरे धीरे उस लोहे का क्षरण हो जाता है। मतलब उसके द्रव्यमान में क्या हो जाती है? क्षति हो जाती है। ठीक है ना? और हमें एक नई चीज़ मिलती है, क्या? जंग। क्लियर है? लोहे से हमें क्या मिलता है? जंग मिल जाता है। इसी तरीके से यदि हम बात करें दूध से दही का बनना, दूध से दही का बनना, ये भी कैसा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन है। दूध से एक नई चीज़ क्या बनती है? दही बनती है। क्लियर है? इसमें और भी चीज़ें हो सकती हैं, जैसे यदि एग्जाम्पल इसमें आप देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। वाष्पन भौतिक परिवर्तन है, क्वथन एक भौतिक परिवर्तन है, गलन एक भौतिक परिवर्तन है। ठीक है ना? ऊर्ध्वपातन एक भौतिक परिवर्तन है,
ये सारी चीज़ें मैं आपको पढ़ा चुका हूँ बेसिक केमिस्ट्री में, आप पीछे की वीडियो देख सकते हैं। और संघनन ये भी एक भौतिक परिवर्तन है, ठीक है ना। और देखिए जैसे अब रासायनिक परिवर्तन में जैसे दहन भी आता है, आप किसी चीज़ को जलाते हैं तो ये भी रासायनिक परिवर्तन में काउंट किया जाता है, ठीक है ना। तो इन दोनों चीज़ों को यदि हम मिलाएं तो इसमें एक चीज़ आपको निकल के आती है जो आपको जानना ज़रूरी है कि जो भी परिवर्तन हो रहा है, यहाँ पर आप जो भी चीज़ें देख रहे हैं उस परिवर्तन के अकॉर्डिंग जो रासायनिक परिवर्तन है इसमें चीज़ें दोबारा वापस नहीं आती हैं। मतलब एक बार चीज़ें बदल गई तो वो अपनी पुरानी अवस्था में नहीं आएंगी। लेकिन यदि हम भौतिक परिवर्तन की बात करें तो इसमें ये अपनी मूल अवस्था में आ जाती हैं। जैसे मैंने आपको पीछे एग्जाम्पल बताया कि दरवाजे का खोलना और बंद करना, तो यदि आप खोल रहे हैं बंद कर रहे हैं तो ये अपनी मूल अवस्था से आकर दूसरी अवस्था में जा रहा है, फिर दूसरी अवस्था से वो मूल अवस्था में वापस लौट आ रहा है। लेकिन यदि आप दूध से दही बना लेंगे तो दही से आप दूध कभी नहीं बना सकते हैं। यदि आप किसी लकड़ी को जला दिए तो उस जले हुए भाग से आप लकड़ी को दोबारा नहीं प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है ना। तो एक नोट पॉइंट यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पर नोट पॉइंट आप यहाँ पर डाल लेंगे। भौतिक परिवर्तन में कोई भी वस्तु अपनी मूल अवस्था में पुनः वापस आ जाती है। ओके, जैसे आपको मैं बताऊं कि जैसे पानी को आपने गर्म किया तो वाष्प के रूप में गया, उसके बाद वाष्प क्या होता है, फिर से पानी के रूप में आपको पुनः प्राप्त हो जाता है। अब यहाँ पर देखते हैं रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है बच्चों। रासायनिक परिवर्तन में कोई भी वस्तु अपनी मूल अवस्था में पुनः वापस नहीं आती है। क्लियर है। तो ये चेंज था जो आप लोगों ने सीखा। चेंज अच्छी तरीके से आप लोग इसको एक बार फिर से एनालाइज कर लीजिए, नोट्स बना लीजिए। इस चेंज को अच्छी तरीके से जब आप समझ जाएंगे तो जब हम रिएक्शन करेंगे तो वहाँ पर आपको ये हेल्प करेगा। तो चलिए इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे आज का जो टॉपिक है कि रासायनिक अपक्रियाएं कितने तरीके की होती हैं और इन अपक्रियाओं को कैसे कैसे सॉल्व किया जाता है। स्टार्ट करेंगे रासायनिक अपक्रिया और उनके टाइप, ठीक है ना। तो चलिए आगे हम लोग सीखने वाले हैं रासायनिक अपक्रिया के प्रकार। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। इस चीज़ पे हम लोग डिस्कशन करेंगे। प्यारे बच्चों, जैसा कि मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको बताया था कि अपक्रियाएं कई तरीके की होती हैं, उसमें से कुछ अपक्रियाएं आज हम लोग पढ़ेंगे और कुछ अपक्रियाएं नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे लेकिन अच्छी तरीके से चीज़ों को कवर करते हुए हम लोग चलेंगे। तो आज की जो पहली अपक्रिया हम आपको सिखाने वाले हैं उस अपक्रिया का नाम है अनुत्क्रमणीय अपक्रिया, ठीक है ना। क्या नाम है उसका? अनुत्क्रमणीय अपक्रिया। अनुत्क्रमणीय अपक्रिया को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? इरिवर्सिबल रिएक्शन। तो सबसे पहले तो हम सीखेंगे कि अनुत्क्रमणीय अपक्रिया कहते किसे हैं। तो ऐसी अपक्रियाएं जो वन डायरेक्शनल होती हैं, ऐसी अपक्रियाएं जो केवल एक ही दिशा में चलती हैं,
ऐसी अपक्रियाएं जो केवल एक ही दिशा में संपन्न होती हैं, उन अपक्रियाओं को हम अनुत्क्रमणीय अपक्रिया कहते हैं। उसके बाद आप बता सकते हैं कि ऐसी अपक्रियाओं में अभिकारक से उत्पाद तो प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन उत्पाद से अभिकारक नहीं प्राप्त किया जा सकता है। कहने का तात्पर्य है कि आप रिएक्टेंट से प्रोडक्ट तो बना सकते हैं, लेकिन प्रोडक्ट से रिएक्टेंट नहीं बना सकते हैं। तो इस चीज़ को चलिए लिख लेते हैं, फिर एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझते हैं। मैंने आपसे कहा कि ऐसी अपक्रियाएं जो केवल एक दिशा में चलती हों, तो सबसे पहले इस चीज़ को हम लिखते हैं, आप लोग नोट्स बनाते रहें। ऐसी अपक्रियाएं जो केवल एक दिशा में चलती हैं। ऐसी अपक्रिया जो केवल किस दिशा में चलती हो बच्चों? एक दिशा में चलती हो ना। अच्छा, इनके तीर का निशान कैसा होता है ध्यान रखेंगे। अगर एक दिशा में चलेंगे तो इनके बीच तीर का निशान इस तरीके से होगा, एरो के जैसे होगा ना, तीर के जैसे होगा, सिंगल तीर के तरीके। दूसरी बात हमने आपको पॉइंट क्या बताया कि इसमें अभिकारक से उत्पाद तो बनाया जा सकता है। मैं लिख दूंगा यहाँ पर इस चीज़ को, अभिकारक से उत्पाद तो, अभिकारक यहाँ पर नोट पॉइंट करके लिखेंगे इस चीज़ को, अभिकारक से उत्पाद तो प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन उत्पाद से अभिकारक नहीं प्राप्त किया जा सकता है। ओके, कहने का तात्पर्य है कि जैसे दूध से आप दही तो बना सकते हैं, लेकिन दही से दूध नहीं बना सकते हैं, ठीक है ना। तो ये पहचानने का तरीका है कि अगर आपसे कोई पूछता है कि बताइए ये जो अपक्रिया है वो वन डायरेक्शनल है कि टू डायरेक्शनल है, तो आप तीर का निशान देख के वहाँ पर बताएंगे उसको कि ये वन डायरेक्शनल है, ठीक है ना। अगर ऐसी तीर मिलेगी तो कैसी अपक्रिया है? वन डायरेक्शनल, अनुत्क्रमणीय है। अभी नीचे मैं बताऊँगा कि अगर दो तीर का निशान मिलता है तो उस अपक्रिया को क्या कहते हैं। तो चलिए कुछ रिएक्शंस यहाँ पर देखते हैं जिससे चीज़ें क्लियर हो जाए आपकी। तो उस रिएक्शन में आपको एग्जाम्पल देखना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए आपने कार्बन लिया और कार्बन को ऑक्सीजन की प्रेजेंटेशन में गर्म किया, और जब आपने कार्बन को जलाया तो आपको क्या प्राप्त हुआ? CO2 गैस प्राप्त हुआ, और आपको प्लस में क्या मिलती है? हीट मिलती है, ऊष्मा मिलती है। क्लियर है? तो प्यारे बच्चों यहाँ पर आपने क्या देखा कि जो तीर का निशान है वो वन डायरेक्शनल है, अर्थात ये क्रिया केवल एक ही दिशा में संपन्न होगी। मतलब कार्बन और ऑक्सीजन के कंबसन से क्या बन गया? CO2। तो कार्बन डाइऑक्साइड तो बन गया, लेकिन यदि मैं आपसे बोलूं कि कार्बन डाइऑक्साइड से आप कार्बन दो हमें और ऑक्सीजन दो, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये चीज़ें क्या थी मैंने आपको पढ़ाया अपक्रिया में। पहले वीडियो में आपने देखा कि किसी भी अपक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? अभिकारक कहते हैं। छोटी छोटी चीज़ें आप अच्छी तरीके से रिवाइज करते रहें। लेकिन जो चीज़ें बनती हैं बच्चे उससे क्या कहते हैं? उत्पाद कहते हैं, प्रोडक्ट कहते हैं। तो चीज़ें जो दूसरी लाइन में लिखी हैं उसको भी क्लियर करते हैं कि अभिकारक से उत्पाद तो प्राप्त किया जा सकता है। कहने का तात्पर्य है कि आप रिएक्टेंट से क्या प्राप्त कर सकते हैं? प्रोडक्ट। बट प्रोडक्ट से रिएक्टेंट नहीं प्राप्त कर सकते हैं। क्लियर है? ओके, टॉपिक क्लियर हो रहा है अच्छी तरीके से? जल्दी बताइए। कोई भी डाउट हो तो आप तुरंत कमेंट बॉक्स में टाइप करें, हम फिर से आपको बताएंगे। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे आपके पास है यहाँ पर KClO3। नेक्स्ट एग्जांपल आप चेक करें, पोटेशियम क्लोरेट इसको बोलते हैं प्यारे बच्चों। यदि हम पोटेशियम क्लोरेट को बच्चों गर्म कर दें और तीर का निशान सिंगल रहे, गर्म करने का मतलब यदि आप तीर के ऊपर डेल्टा का निशान बना देते हैं तो इसका तात्पर्य ये होता है कि जो रिएक्शन हो रही है उसको गर्म किया जा रहा है, तो गर्म करने के बाद हमें नई चीज़ें प्राप्त हो रही हैं। तो यदि आप KClO3 को हीट करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? KCl प्लस 3O2। ओके, लेकिन रिएक्शन बैलेंस नहीं है, तो बैलेंस कैसे करेंगे? यहाँ पर पोटेशियम एक है, यहाँ पर भी पोटेशियम एक है, क्लोरीन एक है, क्लोरीन एक है।
कभी भी O3 बनता नहीं है, O2 बनता है, इसलिए मैंने O2 बनाया है। ठीक है ना। अब O2 बनाया है तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम इसके आगे 2 लगा देंगे। अब हमारा रिएक्शन बैलेंस हो जाएगा, यहाँ पर 2 कर देंगे। देखिए 2 पोटेशियम 2 पोटेशियम 2 क्लोरीन 2 क्लोरीन, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 ऑक्सीजन। ठीक है ना। केमिस्ट्री में आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि ऐसे जो आगे होता है, जो आगे वाली गिनती होती है वो सबके लिए गुणक होती है। ठीक है ना। लेकिन जो नीचे की गिनती होती है वो आगे वाले से गुणा करती है, हमेशा ध्यान रखेंगे। क्लियर है। जैसे आगे इसके 2 लिखा है तो 2 पोटेशियम है, अभी इसके नीचे कोई गिनती लगी होती है तो उसका हम तिरछा गुणा कर देते हैं। ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर चीज़ें आपको क्या मिली, जब आपने पोटेशियम क्लोराइड को गर्म किया तो आपको पोटेशियम क्लोराइड मिला और ऑक्सीजन गैस मिली। तो यहाँ पर ये आपका क्या है, रिएक्टेंट है, और ये आपका क्या है, प्रोडक्ट है। तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट तो आपने बना लिया, लेकिन प्रोडक्ट से रिएक्टेंट नहीं बन सकता है। क्यों? क्योंकि ये इरिवर्सिबल रिएक्शन है, वन डायरेक्शनल रिएक्शन है। क्लियर हो रहा है टॉपिक। नेक्स्ट सीखेंगे हम लोग उत्क्रमणीय अपक्रिया। ठीक है ना, इसका जस्ट अपोजिट। तो नेक्स्ट हम लोग क्या सीखने चल रहे हैं, उत्क्रमणीय अपक्रिया। आराम से समझिए, चीज़ें क्लियर होंगी आपकी। उत्क्रमणीय अपक्रिया, उत्क्रमणीय अपक्रिया को बच्चों कहते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल रिएक्शन क्या कहता है कि ये जो अपक्रिया होती है 2 डायरेक्शनल होती है, 2 दिशाओं में संपन्न होती है। इसमें अभिकारक से उत्पाद भी बनाया जा सकता है और उत्पाद से अभिकारक भी बनाया जा सकता है। क्लियर है। तो इसी चीज़ को हम उल्टा कर देंगे। चीज़ें आपको रटनी नहीं है, आपको चीज़ें सीखनी है। तो हमने आपको क्या सिखाया कि ऐसी अपक्रिया जो 2 दिशा में चलती हैं, ऐसी अपक्रिया जो दोनों दिशाओं में चलेंगी तो तीर का निशान बच्चों का ऐसा होगा, इस तरीके का होगा। ठीक है ना। तीर का निशान कैसा होगा, 2 होगा और इस तरीके से होगा। नेक्स्ट पॉइंट जो नोट पॉइंट है उसको भी हम लोग लिखेंगे, कवर करेंगे इसको भी। नेक्स्ट पॉइंट में क्या है कि अभिकारक से उत्पाद तो प्राप्त किया जा सकता है। हाँ, किया जा सकता है। जस्ट अपोजिट मैंने आपको बताया कि अभिकारक से उत्पाद तथा उत्पाद से अभिकारक ठीक है ना। हम लोगों ने क्या सीखा कि अभिकारक से उत्पाद तथा उत्पाद से अभिकारक प्राप्त किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि ये 2 डायरेक्शनल है। क्लियर है। अब हम लोग एग्जाम्पल दें तब ज़्यादा चीज़ें क्लियर होंगी आपकी। तो एग्जाम्पल के थ्रू आप सीखें। जैसे आपके पास मान लेते हैं बच्चे क्या है, अमोनियम क्लोराइड है NH4Cl। इसको क्या नाम देंगे हम, अमोनियम क्लोराइड। अब इसमें आप तीर का निशान देखेंगे तो 2 डायरेक्शनल है। कैसा है, 2 डायरेक्शनल है। तो जब आप इसे हीट करेंगे, प्रेजेंटेशन ऑफ हीट, ऊष्मा के प्रभाव में, तो आपको प्राप्त होगा यहाँ पर NH3 + HCl। NH3 आपकी क्या है, अमोनिया है, और HCl क्या है भैया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। जो चीज़ हम हिंदी में तत्वों का नाम या यौगिकों का नाम नीचे लिख रहे हैं, आप उसे भी तैयार करते रहें। आपके लिए अच्छा होगा कि कुछ कंपाउंड्स के नाम आपके तैयार हो जाएंगे। जैसे NH3 लिखा है तो नाम क्या है, अमोनिया, और HCl लिखा है तो नाम क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और NH4Cl को क्या कहते हैं, अमोनियम क्लोराइड। जब आपने इसको हीट किया तो आपको मिला अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो आपसे ये कहा जाए कि बताइए किस तरीके की अपक्रिया है, तो सबसे पहले तो आप तीर का निशान देखकर बताएंगे क्या है, ये रिवर्सिबल है, उत्क्रमणीय है। ठीक है ना। दूसरी बात, आप कैसे बताएंगे, आप ऐसे बताएंगे कि अगर 2 डायरेक्शनल है तो इसमें जो ये अभिकारक है ना, तो अभिकारक से उत्पाद तो आपने प्राप्त कर लिया, लेकिन आप उत्पाद से अभिकारक
नहीं प्राप्त कर सकते हैं। ये बात आप यहाँ पर बता सकते हैं। क्लियर है? जैसे मैं आपसे कहूँ बच्चों, एक दैनिक जीवन में जो एग्जाम्पल आप देखते हैं, जैसे आपके पास चीनी है आपके पास और पानी है। जब आप बनाएंगे इसको तो आपका क्या बन जाएगा, यहाँ पर चीनी पानी का घोल एक विलयन तैयार होगा। ठीक है ना? क्या तैयार होगा? विलयन तैयार होगा। ओके, इसमें मैं 2 डायरेक्शनल तीर लगाऊंगा। ऐसा क्यों, अभी मैं आपको बताता हूं। तो यहाँ पर क्या आपने प्राप्त किया? चीनी पानी का विलयन। किसका किसका? चीनी का और पानी का विलयन तैयार किया यहाँ पर। अब चीनी आपका सॉलिड स्टेट में था यहाँ पर, और पानी आपका लिक्विड स्टेट में था, और यहाँ पर ये दोनों जाके किस स्टेट में हो गए? लिक्विड फॉर्म में हो गए। तो चीनी और पानी का जब आपने विलयन तैयार किया, तो मैं आपसे कहूँ कि बताइए, चीनी और पानी ये अभिकारक है, और जो आपका चीनी पानी का विलयन बना, जिसको मैं शरबत बोल सकता हूँ, तो ये आपका प्रोडक्ट है। तो चीनी और पानी अभिकारक है और ये आपका उत्पाद है। तो अभिकारक से तो आप उत्पाद प्राप्त कर लिए। फिर मैं आपसे कहूँ कि बताइए, इसे चीनी पानी के विलयन से आप चीनी को अलग कीजिए और पानी को अलग कीजिए। तो आप क्या करेंगे? आप इसे गर्म करेंगे। अब जब गर्म करेंगे तो जो पानी है वाष्प बनकर उड़ जाएगा और आपका चीनी बच जाएगी। तो इस तरीके से ये कैसी अपक्रिया हुई? उत्क्रमणीय हुई, कि इसमें आप चीज़ों को पुनः प्राप्त कर ले रहे हैं। क्लियर है? एक रिएक्शन और देखते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन हम लोग चेक करेंगे बच्चों। आपको मैं देता हूँ यहाँ पर CaOH का होल ट्वाइस, जिसे क्या नाम कहते हैं? बुझा चूना। इसका नाम क्या है? बुझा चूना। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जब आप इसे हीट करेंगे तो तीर का निशान 2 डायरेक्शनल है, आपको मिलेगा क्या यहाँ पर? CaO प्लस H2O। CaO क्या है? CaO है बच्चों कैल्शियम ऑक्साइड। क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड। और H2O क्या है? आपका जल है। तो तीर का निशान दोनों तरफ है, तो अपक्रिया कैसी होगी? उत्क्रमणीय। ये तो क्लियर है। तो आप जब बुझे चूने को आप क्या करेंगे? गर्म करेंगे, तो आपको क्या मिलेगा? शुष्क चूना, जिसको हम कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं। इसका नाम क्या है? शुष्क चूना। क्या नाम है इसका? शुष्क चूना। ये चीज़ प्राप्त होगा और जल अलग हो जाएगा। लेकिन जब आप शुष्क चूने में क्या मिला देंगे? H2O, तो आपको क्या प्राप्त होगा? बुझा चूना। इस रिएक्शन को आप उल्टा भी कर सकते हैं। कैसे? आप सूखा चूना लीजिए CaO और इसमें क्या मिलाइए? वाटर। तो फिर आपको क्या प्राप्त होगा? यहाँ पर CaOH का होल ट्वाइस, जिसे क्या कहते हैं? बुझा चूना कहते हैं। तो इस तरीके से मैंने आपको यहाँ पर समझाया 2 अपक्रिया। पहली आपकी अनुत्क्रमणीय, दूसरी आपकी उत्क्रमणीय। अनुत्क्रमणीय अपक्रिया 1 डायरेक्शनल होती है, उत्क्रमणीय अपक्रिया 2 डायरेक्शनल होती है। इसमें अभिकारक से उत्पाद प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है ना? लेकिन उत्पाद से अभिकारक नहीं प्राप्त कर सकते हैं। इस वाले में अभिकारक से मैं उत्पाद भी प्राप्त कर सकता हूं और उत्पाद से अभिकारक भी प्राप्त कर सकता हूं। तो आशा करते हैं कि दोनों अपक्रियाएं जो मैंने आपको सिखाई अच्छी लगी होंगी। आपकी बुक में एग्जाम्पल है, आप उस एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे। कोई भी दिक्कत होगी तो आप कमेंट करेंगे। ओके, अब नेक्स्ट पे चर्चा करेंगे हम लोग, जो रिएक्शन का नाम है एडिशन रिएक्शन, संयोजन अपक्रिया। अदरवाइज थर्ड रिएक्शन अब हम लोग देखेंगे। थर्ड रिएक्शन का नाम क्या है? योगात्मक या संयोजन अपक्रिया। ओके, इसी को इंग्लिश में क्या कहते हैं बच्चों? एडिशन और कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। ओके, तो जैसा कि नाम से क्लियर हो रहा है कि योगात्मक का मतलब जोड़ना, योग का मतलब होता है जोड़ना, संयोजन का मतलब भी होता है जोड़ना। तो ऐसी अपक्रियाएं जिसमें कोई 2 या 2 से अधिक पदार्थ जुड़कर केवल एक पदार्थ का निर्माण करते हैं, ऐसी अपक्रियाओं को हम योगात्मक अपक्रिया या संयोजन अपक्रिया, एडिशन रिएक्शन, अदरवाइज कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। क्लियर हो रहा है? क्या कहा मैंने? कि ऐसी अपक्रियाएं जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक आपस में क्रिया करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, ऐसी अपक्रियाओं को हम क्या कहते हैं? एडिशन रिएक्शन कहते हैं। क्लियर हो रहा है सब बच्चों को? तो चलिए देख लेते हैं परिभाषा क्या होगी इसकी।
परिभाषा देखें हम लोग, ऐसी अपक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक आपस में संयोग करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो ऐसी अपक्रिया, बहुत ही प्यारा टॉपिक है, आप ध्यान से समझें, योगात्मक अपक्रिया कहलाती है। क्लियर है? परिभाषा से तो और एग्जैक्ट क्लियर हो गया होगा आप लोगों को कि ऐसी अपक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अपकारक आपस में संयोग करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो ऐसी अपक्रिया को योगात्मक अपक्रिया कहते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं जिससे चीज़ें और क्लियर हो। तो एग्जाम्पल देखें आप लोग, जैसे आपके पास है सल्फर, और सल्फर को ऑक्सीजन के साथ जलाएंगे तो हमें क्या मिलेगा? SO2। तो यहाँ पर 2 या 2 से अधिक पदार्थ, एक तो सल्फर है, एक तो ऑक्सीजन है, या तो 2 लो या तो 2 से अधिक पदार्थ लो, ठीक है ना। उनको जब आपस में मिलाओ तो आपको सिंगल प्रोडक्ट प्राप्त हो। यहाँ पर 2 था, अब यहाँ पर सिंगल बन गया। यहाँ पर 2 अलग अलग कौन है? एक तो आपका सल्फर है, दूसरा आपका ऑक्सीजन है। जब ये दोनों आपस में ऐड होते हैं तो हमें क्या मिलता है बच्चों? सल्फर डाइऑक्साइड मिलता है। ये आपको नई चीज़ मिली, ठीक है ना, परिभाषा के अकॉर्डिंग। और देखिए आप, यदि आप क्या करें, यहाँ पर N2 ले लेते हैं और H2 ले लेते हैं, नाइट्रोजन की क्रिया हाइड्रोजन के साथ करवा देते हैं, तो आपको क्या प्राप्त होगा? अमोनिया प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? अमोनिया। बैलेंस करना पड़ेगा। यहाँ पर हाइड्रोजन 3 है, यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, तो इसको बैलेंस करने के लिए आपको 2 लगाना पड़ेगा। तो 3 दूनी 6, यहाँ पर 3 दूनी 6, नाइट्रोजन 2 है, बैलेंस हो गया आपका रिएक्शन। क्लियर है? तो यहाँ पर आपको क्या प्राप्त हुआ? यहाँ पर आपने क्या यूज किया? नाइट्रोजन यूज किया है और हाइड्रोजन यूज किया है। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के संयोग से आपको एक नया प्रोडक्ट प्राप्त हुआ जिसका नाम क्या है बच्चों? अमोनिया है। इसी तरीके से आप और रिएक्शंस कर सकते हैं। कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स आउट, आपको क्या मिलेगा? CO2, ठीक है ना। इसी तरीके से और देख लेते हैं, H2 प्लस Cl2 गिव्स आउट 2HCl। आप क्या देख रहे हैं कि आपको प्रोडक्ट बार बार कैसा मिल रहा है? सिंगल मिल रहा है। एक प्रोडक्ट हमेशा प्राप्त होगा, चाहे वो 2 अभिकारक हों या 2 से अधिक अपकारक हों। क्लियर है? इसी तरीके से और कुछ चेंज कर लेते हैं हम लोग। जैसे कार्बन की क्रिया आप हाइड्रोजन के साथ करवाओ तो आपको क्या प्राप्त होगा? यहाँ पर 2H2 ले लीजिए तो आपको मिलेगा CH4, मीथेन गैस मिल जाएगी। इसी तरीके से और कुछ रिएक्शंस आप अपने बुक से कीजिएगा, ठीक है ना। ये सारे एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिए हैं। आप अपने बुक में योगात्मक अपक्रिया से रिलेटेड रिएक्शन देखेंगे। कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करेंगे, हम आपको फिर से उन चीज़ों को समझाने का प्रयास करेंगे। इसी तरीके से आप हमारे साथ जुड़े रहें और नोट्स बनाते रहें, उम्मीद के साथ, एक आशा की किरण के साथ, ठीक है ना। समय का सदुपयोग करते टाइम टेबल बना के आप पढ़ाई कीजिए। केमिस्ट्री आपकी पूरी तरीके से मैं ख़त्म करूँगा, चीज़ें एकदम क्लियर होगी। बस आप हमारा साथ देते रहिए, वीडियो को देखते रहिए। वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम आती है, आपको कहीं भी चीज़ें समझ में नहीं आती हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, हम आपके उस परेशानी का निर्धारण अवश्य करेंगे। वीडियो देखने के लिए प्यारे बच्चों, थैंक यू।